बच्चों मैं आप लोगों से जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आपका क्लास 11 का पहला न्यूमेरिकल चैप्टर है जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो इक्वालिटी स्टैब्लिश करती है बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। एसेट्स तो आपके हो गए रिसोर्सेज और लायबिलिटीज़ हो गए सोर्सेज। अब सोर्सेज जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल सोर्सेज और दूसरा होता है एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज को कैपिटल कहते हैं और एक्सटर्नल सोर्सेज को लायबिलिटीज़ कहते हैं। वैसे याद रखिएगा बच्चों, कैपिटल भी अपने आप में एक लायबिलिटी है, बट लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर है वो। और जो सिर्फ लायबिलिटीज़ होती है वो होती है लायबिलिटीज़ टुवर्ड्स आउटसाइडर्स। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये पहला पॉइंट क्या है। जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे वो अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनती है वो नहीं डिस्कस करूँगा, वो भी ज़रूर डिस्कस करूँगा, लेकिन पहले उसके अंदर जो जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनका अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ पहले। फिर आपसे मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो रिलेटेड टू अकाउंटिंग इक्वेशन होंगे, जिससे आपको और अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई किस तरह से जाती है। पहले आप उससे जुड़े हुए पॉइंट्स का ट्रीटमेंट समझ लीजिए। तो सबसे पहला देख लीजिए बच्चों, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं विद कैश तो एक तरफ से तो आपकी एसेट इंक्रीज हो जाती है और दूसरी तरफ से आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इंटरनल वाली, जिसे कैपिटल कहते हैं। तो एक इसको हम कैश में प्लस करेंगे और साथ साथ कैपिटल में भी प्लस करेंगे। क्लियर बच्चों। अगला पॉइंट है टुक अ लोन फ्रॉम बैंक। जब आप बैंक से लोन ले रहे हो तो आपका एक तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा और साथ साथ आपकी एक लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी बैंक लोन के नाम से, और जो एसेट इंक्रीज होगी वो आपका बैंक बैलेंस होगा। ठीक है बच्चों। इस पहले और दूसरे पॉइंट से एक बात ज़रूर समझ लीजिए कि जब भी दो चीज़ें अपोजिट साइड की इंक्लूडेड होंगी तो या तो दोनों बढ़ेंगी या दोनों कम होंगी। तो फिलहाल दोनों बढ़ रही हैं, इसलिए केस 1 में भी दोनों बढ़ रहे हैं, केस 2 में भी दोनों बढ़ रहे हैं, इसलिए दोनों जगह प्लस हुआ। ठीक है बच्चों। आ जाइए पॉइंट नंबर 3 पर। तो पॉइंट नंबर 3 जो है वह परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स यानी एक तरह से स्टॉक, कोई गुड्स अल्टीमेटली स्टॉक का ही पार्ट बन जाते हैं। स्टॉक एक एसेट होती है, कैश भी एक एसेट होती है। तो जो एसेट बढ़ गई वो डेबिट, सॉरी नॉट डेबिट, प्लस, और जो एसेट कम हो गई वो माइनस। डेबिट क्रेडिट बाद में सीखेंगे, पहले प्लस माइनस सीख लीजिए, बिकॉज इक्वेशन डेबिट क्रेडिट में नहीं प्लस माइनस में डील करता है। अब यही गुड्स अगर आपने क्रेडिट खरीदे होते, उधार खरीदे होते, तो आपका स्टॉक में तो फिर भी प्लस होता क्योंकि एसेट बढ़ रही है, मगर साथ साथ लायबिलिटी बढ़ जाती क्रेडिटर के नाम से, तो और वहाँ भी प्लस हो जाता। तो दोनों चीज़ें सेम साइड की थी, एसेट साइड की, एक एसेट प्लस एक एसेट माइनस, दोनों चीज़ें अपोजिट साइड की हैं, एसेट की और लायबिलिटी की, तो ये भी प्लस तो ये भी प्लस। दो चीज़ें जब अपोजिट साइड की होती हैं तो या तो दोनों प्लस या दोनों माइनस, ध्यान रखिएगा। और दोनों चीज़ें अगर सेम साइड की होती हैं तो एक प्लस दूसरा माइनस। मैं चाहूँगा बच्चों आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा आगे रेफरेंस के लिए भी। ठीक है बच्चों, आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे साथ साथ। अब ये जो दो अगले पॉइंट मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों। पहला है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अगर आप कोई भी गुड्स बेचेंगे तो उसको कॉस्ट प्राइस पे कभी नहीं बेचेंगे। आप उसको नॉर्मली कोशिश करेंगे कि कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा भी बिके, और मजबूरन हो तो हो सकता है कभी कभार आपको कैश कॉस्ट प्राइस से कम पे भी बेचना पड़े या कॉस्ट प्राइस पे ही बेचना पड़े, बट नॉर्मली हम गुड्स को प्रॉफिट ऐड करके बेचा करते हैं। तो जो उसकी सेलिंग प्राइस है वो तो कैश में ऐड हो जाएगी, जो कॉस्ट प्राइस है वो स्टॉक में से माइनस हो जाएगी, और अगर कोई फ़ायदा हो रहा है तो कैपिटल में प्लस हो जाएगा, नुकसान हो रहा है तो वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। उनका अलग से कोई कॉलम नहीं बनाया जाता, ना एसेट साइड ना लायबिलिटी साइड। फ़ायदे कैपिटल में प्लस, नुकसान कैपिटल में माइनस। ये एसेट पे प्लस, एसेट में माइनस, प्लस ज़्यादा हुआ माइनस कम हुआ तो प्रॉफिट बैलेंस करने के लिए कैपिटल में प्लस कर दिया, प्लस कम हुआ माइनस ज़्यादा हुआ तो बैलेंस करने के लिए लॉस कैपिटल में से माइनस कर दिया। इक्वेशन हमेशा आपकी बैलेंस रहेगी, जो मैंने आपको बताया, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। पॉइंट नंबर 6 देख लीजिए, सेम ही है बट यहाँ पर है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कि गुड्स इस बार आपने बेचे हैं मगर उधार बेचे हैं। तो बस कैश की जगह डेटर आ जाएगा, स्टॉक अपनी जगह रहेगा, कैपिटल अपनी जगह रहेगा। सेलिंग प्राइस जो कैश में ऐड कर रहे थे वो इस बार कहाँ ऐड कर देंगे आप, डेटर्स में। कॉस्ट प्राइस स्टॉक में से माइनस कर देंगे, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड कर देंगे, लॉस होगा तो कैपिटल में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एसेट में प्लस, एसेट में माइनस, अगर एसेट में प्लस ज़्यादा माइनस कम तो बैलेंस करने के लिए कैपिटल में प्लस कर देंगे, एसेट में प्लस कम हुआ माइनस ज़्यादा तो बैलेंस करने के लिए कैपिटल माइनस कर देंगे। इक्वेशन हमेशा आपकी बैलेंस रहेगी। ठीक है बच्चों, ये हो गया पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 7, 8, 9, 10 एक साथ देख लीजिए, पहले इनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए या बाद में लीजिएगा समझने के। तो पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, जब भी आप कोई एक्सपेंस पे करते हो, जैसे कोई सैलरी पे किया, रेंट पे किया, इंटरेस्ट पे किया,
ठीक है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस पे करे, ऑडिट एक्सपेंस पे करे। तो जब भी आप कोई एक्सपेंस पे करते हो तो कैश कम हो जाएगा और साथ साथ आपकी कैपिटल भी कम हो जाएगी, क्योंकि एक्सपेंसेस कैपिटल को रिड्यूस करते हैं। तो एसेट और लायबिलिटी दोनों कम हो रहे हैं, और अपोजिट साइड की जब दोनों चीज़ें कम होंगी तो दोनों में से माइनस करेंगे। ऐसी जब आपको कोई इनकम मिलती है तो ये जैसे ही आपको इनकम मिलेगी तो आपका कैश बढ़ जाएगा, और इनकम से हमारी कैपिटल भी बढ़ती है तो कैपिटल में भी ऐड हो जाएगा। दोनों चीज़ें अपोजिट साइड की हैं तो देखो दोनों प्लस, दोनों चीज़ें अपोजिट साइड की हैं तो देखो माइनस, दोनों माइनस। अब ये जो पॉइंट नंबर 9 और 10 है, इनका ट्रीटमेंट ध्यान रख लीजिए बच्चों, ये पूरी 12th में आपको हॉन्ट करने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं अगर आपने इनको ढंग से नहीं समझा तो मैं यहाँ पे आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस दोनों का मीनिंग भी पहले बता रहा हूँ, फिर ट्रीटमेंट बताऊँगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनके बेनिफिट आप ले चुके हो मगर आपने अभी तक उनके लिए पेमेंट नहीं किया। दूसरे शब्दों में कहें तो ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो इनकर्ड तो हो चुके हैं पर उनका पेमेंट अभी तक नहीं किया गया, तो इट्स अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। तो लायबिलिटी बढ़ रही है इसलिए आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का कॉलम बनाएंगे, लायबिलिटी साइड में से प्लस कर देंगे, और क्योंकि एक्सपेंस इनकर्ड हो चुका है तो कैपिटल से माइनस करना ज़रूरी है आपको, क्योंकि जितने भी एक्सपेंसेस इनकर्ड हो चुके होते हैं वो कैपिटल से माइनस कर दिए जाते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का जब जस्ट अपोजिट होता है। ये एक्सपेंसेस वो हैं जो इनकर्ड ही नहीं हुए हैं अभी तक, यानी इनके बदले में अभी तक आपको बेनिफिट नहीं मिले हैं मगर आपने पेमेंट कर दिया है। तो पेमेंट भी कर दिया है, कैश माइनस, और कैपिटल में से आप इस एक्सपेंस को इसलिए नहीं माइनस कर सकते क्योंकि ये एक्सपेंस अभी इनकर्ड नहीं हुए हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंस का अलग से कॉलम बनाइए एसेट साइड में और उसमें प्लस कर दीजिएगा। प्रीपेड एक्सपेंस एसेट क्यों है? क्योंकि हमें इसके बदले में फ्यूचर में बेनिफिट मिलेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इसलिए लायबिलिटी है क्योंकि आपके लिए फ्यूचर में ये लौटाना पड़ेगा, हर वो पैसा जो फ्यूचर में लौटाना पड़ेगा वो लायबिलिटी होता है। क्लियर बच्चों? आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, या पहले ले चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब पॉइंट नंबर 11 जो है वो एक्रूड इनकम है। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं ऐसे ही आउटस्टैंडिंग इनकम होती है, जिसे नॉर्मली अक्रूड इनकम बोला जाता है या अर्नड इनकम बोला जाता है। अक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम विच इज़ अर्न बट नॉट रिसीव्ड येट। ऐसी इनकम जो आपने कमा तो ली है मगर अभी तक आपको मिली नहीं है, तो ये हमारे लिए एसेट है क्योंकि फ्यूचर में हमें इसके बदले में पैसा मिलेगा, और हर वो चीज़ जिसके बदले में फ्यूचर में पैसा मिलेगा वो एक एसेट होती है। अब अक्रूड इनकम क्योंकि अर्न हो चुकी है, और इनकम अगर अर्न हो चुकी है तो कैपिटल में ऐड होना ही चाहिए, दैट्स वाई इसको हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं। इसके जस्ट अपोजिट होती है इनकम रिसीव इन एडवांस। इनकम रिसीव इन एडवांस का मतलब ऐसी इनकम जो आपने अभी तक कमाई नहीं है मगर आपको फिर भी पैसा मिल गया है। अब क्योंकि पैसा मिल गया है तो कैश में ऐड करना पड़ेगा, मगर आप इसे कैपिटल में ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये इनकम अभी अर्न नहीं करी गई है। जब तक इनकम अर्न ना हो जाए वो कैपिटल में ऐड नहीं हो सकती, जब तक एक्सपेंस इनकर्ड ना हो जाए कैपिटल से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो इनकम रिसीव इन एडवांस आपके लिए एक बोझ की तरह है जब तक आप वो काम करके नहीं दे देते, इसलिए इनकम रिसीव इन एडवांस लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है। क्लियर बच्चों? ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। अब आ जाइए डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जो भी आप एसेट यूज़ करोगे या जैसे ही एसेट खरीदने के बाद टाइम बीतता चला जाएगा, या जब कोई एसेट आउटडेटेड हो जाएगी, या जब कोई एसेट एक्सीडेंट की वजह से उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है सडन, तो उसे जो है हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। फॉर इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर, ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, ड्यू टू फ्लक्स ऑफ टाइम, या ड्यू टू एक्सीडेंट और ड्यू टू ऑब्सोलिसेंस, ये सब डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन जो है वो एसेट की वैल्यू को कम करता है, इसलिए उसे एसेट में से माइनस कर देंगे। और डेप्रिसिएशन को बिजनेस के लिए एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है जो इनकर्ड हो चुका है, इसलिए उसे कैपिटल से माइनस जरूर किया जाता है। अगला पॉइंट है ड्राइंग्स का बच्चों। अब ड्राइंग्स आपको कैश में भी कर सकते हो या फिर आप ड्राइंग्स गुड्स की टर्म्स में भी कर सकते हो। अगर आपने ड्राइंग्स कैश में करी है तो कैश में से माइनस हो जाएगा, और कैपिटल में से माइनस तो होगा ही होगा क्योंकि ड्राइंग्स कैपिटल को कम करती है। यही ड्राइंग्स अगर आप गुड्स की टर्म्स में करते हो तो कैश की जगह आप स्टॉक में से माइनस करोगे, और स्टॉक में से आपका आप कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे ना कि सेलिंग प्राइस, और दूसरा आप कैपिटल में से माइनस करेंगे क्योंकि जब आप ड्राइंग्स करते हैं तो आपकी कैपिटल कम हो जाती है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कैपिटल कम होने पर कैपिटल को माइनस किया जाता है। क्लियर बच्चों? आ जाइए बच्चे पॉइंट नंबर 16 पे आते हैं, कैश पेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। सपोज आप अपने क्रेडिटर्स को आप पेमेंट करना चाह रहे हैं, अगर आपको क्रेडिटर को पेमेंट करने पे कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा, सपोज क्रेडिटर को 10,000 देने हैं और 10,000 ही आप पे कर रहे हो, तो कैश में से माइनस, क्रेडिटर में से माइनस, कैपिटल में फिर कुछ ना प्लस होगा ना माइनस होगा, क्योंकि आपको कोई फर्दर उनसे डिस्काउंट ही नहीं मिला। तो जितना एसेट कम हुआ उतना ही लायबिलिटी कम हुई, ना फ़ायदा हुआ ना नुकसान। लेकिन अगर वही क्रेडिटर आपसे ये कहता है कि चलिए ठीक है आप मुझे 9800 रुपीज़ भी दे दीजिएगा, मैं ले लूँगा और मेरा अकाउंट क्लियर हो जाएगा, तो ऐसे में आप कैश में तो 9800 माइनस करेंगे, क्रेडिटर में पूरे 10,000 माइनस करेंगे, और जो आपको फ़ायदा हो रहा है वो आप कैपिटल में प्लस कर देंगे एज ए डिस्काउंट रिसीव। क्लियर बच्चों? तो आ गया पॉइंट समझ में आप लोगों को। उसी तरह से
जब हम डेटर से पैसा ले रहे होते हैं और हमें अगर कोई डिस्काउंट अलाउ करना पड़ा उनको, तो वो हमारे लिए नुकसान की तरह होगा और वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर डेटर से पूरे पैसे मिल रहे हैं तो कैश में प्लस, डेटर में से पूरा पैसा माइनस, कैपिटल में कुछ नहीं आएगा। अगर कोई डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव होगा तो ही कैपिटल में से प्लस या माइनस किया जाएगा। क्रेडिटर को जब पेमेंट करते हैं तो डिस्काउंट मिलता है और डिस्काउंट रिसीव इनकम है, प्लस कर दिया जाएगा। और जब डेटर से पैसा लेते हैं डिस्काउंट अलाउ करना पड़ता है, डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंस है, कैपिटल में से माइनस कर दिया जाएगा। क्लियर बच्चों? अब देखिए बैड डेट्स, ये जो पॉइंट है, ये बैड डेट्स आप इसको दिमाग में रख लीजिए, बहुत काम आने वाला है ये पॉइंट आपके 11th में 12th में आगे भी आपको ये आता रहेगा। और इवन प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये बैड डेट्स बिजनेस में होते रहते हैं। तो बैड डेट्स क्या होता है बच्चों कि बैड डेट्स वो अमाउंट है जो डेटर से अब हमें नहीं वापस मिलने वाला, डूब गया वो पैसा, तो हमारा नुकसान हो गया, हमारी डेटर नाम की एसेट कम हो गई, जितना पैसा डूबा उतना डेटर में से माइनस कर दीजिए, और वो नुकसान है तो कैपिटल में से माइनस करोगे। क्लियर बच्चों? सपोज़ कोई डेटर इंसॉल्वेंट हो गया मगर वो कुछ पैसा देने के लिए जो है कैपेबल है, तो जितना पैसा वो देने के लिए कैपेबल है उतना कैश में प्लस कर दीजिएगा, जितना देने के लिए वो कैपेबल नहीं है वो नुकसान हो गया, वो आप कैपिटल में से माइनस कर दीजिएगा, डेटर में से पूरा माइनस कर दीजिएगा। फॉर एग्जांपल 10,000 का डेटर है और ये वो इंसॉल्वेंट होने पर 60 पैसा इन रुपये देने को तैयार है, या डिसाइड किया गया कि वो 60 पैसा इन रुपये ही पे कर पाएगा एडजस्ट बाय द कोर्ट। तो कैश में प्लस करेंगे 6,000, डेटर में से माइनस करेंगे पूरे 10,000 और कैपिटल में माइनस करेंगे जितना नुकसान हुआ 4,000। लॉस माइनस किया जाता है कैपिटल में से, गेन तो हो नहीं रहा बैड डेट्स की वजह से, तो प्लस का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों? अगला पॉइंट है बच्चों बैड डेट्स रिकवर्ड। अब ये बैड डेट रिकवर्ड क्या होता है? ये वो पैसा होता है जिसको हमने पुराने टाइम में या प्रीवियस ईयर में या पास्ट में बैड डेट्स मान के राइट ऑफ कर दिया था, मगर आज वो पैसा रिकवर हो गया। अगर डूबा हुआ पैसा आज रिकवर हो जाता है तो हमारे लिए एक तरह से अनएक्सपेक्टेड गेन होता है, ये ओकेजनल गेन होता है। इसका डेटर से कोई मतलब नहीं होता, सिंपली कैश में प्लस कर दीजिए और साथ साथ कैपिटल में प्लस कर दीजिए। कैश में तो इसलिए प्लस करना पड़ेगा बिकॉज पैसा आ रहा है, और कैपिटल में इसलिए प्लस करेंगे क्योंकि ये गेन है। क्लियर बच्चों? अब देखिए गुड्स लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट। बिजनेस में कभी कभार ऐसा होता है कि गुड्स ख़राब हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं, आइदर ड्यू टू फायर और ड्यू टू थेफ्ट। तो ऐसे में बच्चों अगर वो गुड्स बिल्कुल भी इंश्योर्ड नहीं है तो उसका कॉस्ट प्राइस स्टॉक में से माइनस कर दिया जाएगा, साथ के साथ कैपिटल में से ही माइनस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ये गुड्स इंश्योर्ड हैं तो स्टॉक में से तो पूरी कॉस्ट प्राइस माइनस कर दीजिएगा, जितना क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है वो हमारे लिए इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल बन जाएगा, एक एसेट की तरह हो जाएगा। तो जितना क्लेम एक्सेप्ट हुआ है वो इंश्योरेंस कंपनी के नाम से एसेट साइड में शो कर दीजिएगा, और जितना नहीं मिल पाएगा वो कैपिटल में से माइनस करिएगा। ठीक है बच्चों? सपोज 10,000 का गुड्स था, 8,000 का क्लेम एक्सेप्ट हो गया, तो यहाँ तो माइनस 10,000 करेंगे, यहाँ प्लस 8,000 करेंगे, दोनों काम एसेट साइड में होगा। माइनस 10,000 किया प्लस 8,000 किया तो अभी दो के नुकसान में हो, वो दो का नुकसान कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। अगर गुड्स का कोई इंश्योरेंस नहीं होता तो सारा का सारा ही नुकसान हो जाता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। अगला पॉइंट है हमारा बिल एक्सेप्टेड फ्रॉम क्रेडिटर्स। तो अगला पॉइंट है हमारा बिल एक्सेप्टेड फ्रॉम क्रेडिटर्स। जब आप क्रेडिटर से कोई बिल एक्सेप्ट कराते हो तो ऐसा करने से क्या होता है कि क्रेडिटर हमारा कम हो जाता है और बिल्स पेबल अकाउंट बढ़ जाता है। दोनों ही लायबिलिटी हैं, सिंपली एक लायबिलिटी दूसरी लायबिलिटी में कन्वर्ट हो रही है। तो इसको हम एक तो क्रेडिटर में से माइनस कर देंगे और बिल पेबल में प्लस कर देंगे। क्लियर बच्चों? आगे समझ में अच्छी तरह से ये पॉइंट देख लीजिए बच्चों, गुड्स गिवन एज चैरिटी या डोनेशन। तो जब भी आप गुड्स को चैरिटी के तौर पे दे दिया करते हैं कहीं किसी ऑर्फनेज में या किसी ऐसी जगह पे एनजीओ को, तो ऐसे में स्टॉक में से माइनस करेंगे और साथ साथ कैपिटल में से माइनस करेंगे। कैपिटल में हिसाब से लॉस मान लीजिए या एक्सपेंस मान लीजिए, आपके ऊपर है, वैसे एक्सपेंस ही मानिएगा क्योंकि आपकी मर्जी से हो रहा है ये। तो इसे भी आप एक तरह से नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंस मान सकते हैं, बिजनेस का लॉस तो नहीं कहेंगे क्योंकि आप इसे अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तो जो उसकी कॉस्ट प्राइस है वो स्टॉक में से और कैपिटल में से दोनों में से माइनस हो जाएगा। आइए बच्चों ये देख लेते हैं कि ये किस तरह से बनाया जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, उसको देखिएगा बच्चों। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, ये पहली ट्रांजेक्शन है। दूसरा है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000। तीसरा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹40,000। चौथा है पेमेंट ऑफ सैलरी ₹20,000। पाँचवा है रिसीव इंटरेस्ट, आप इसे रिसीव कमीशन भी कर सकते हो। फिलहाल इंटरेस्ट तो क्या मिलेगा जब आपने कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो मान लीजिए रिसीव कमीशन ₹10,000।
ठीक है बच्चों, आपसे कहा गया इन फॉलोइंग पॉइंट्स की आप वो बनाकर दिखाइए अकाउंटिंग इक्वेशन। तो कैसे बनाई जाती है, आइए बच्चों वो देखते हैं। तो देखिए बच्चों, ऊपर लिखेंगे आप अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है, पर्टिकुलर्स, फिर आपका अगले उसमें बन जाएगा एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये आप इससे पर्टिकुलर्स तो नहीं बल्कि ट्रांजैक्शन कीजिएगा, और ये हमारी इक्वेशन है जो लिख दी जाएगी। नीचे एसेट्स के नाम आते जाएंगे, जो जो एसेट्स आपकी होंगी, जितनी आई एसेट इंक्लूड होंगी, और यहाँ पे लायबिलिटीज़ के नाम आ जाएंगे, और फाइनली कैपिटल का नाम तो कैपिटल ही रहेगा। ठीक है बच्चों, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश में आपका क्या हुआ कि जब आपने कैश में प्लस कर दिया और साथ साथ कैपिटल में प्लस कर दिया। फिर दूसरी ट्रांजेक्शन थी परचेज गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ तो दोनों ही एसेट इन्वॉल्व हैं, तो कैश में ही प्लस, कैश एसेट में ही प्लस, एसेट में ही माइनस हो जाएगा, स्टॉक में प्लस और कैश में से माइनस। कैपिटल अनअफेक्टेड रहेगी, क्रेडिटर की भी अनअफेक्टेड रहेंगे एंड लायबिलिटी भी अनअफेक्टेड रहेगी। पहला और दूसरा ट्रांजेक्शन करने के बाद आपको न्यू रिजल्ट निकाल लेना है, उसे न्यू इक्वेशन का नाम देना है। कैश 70 है, स्टॉक 30 है, टोटल 1 लाख, एसेट साइड में लायबिलिटी 0 है, कैपिटल 1 लाख, तो टोटल 1 लाख हो गया आपकी। ठीक है बच्चों, अब आपको तीसरी ट्रांजेक्शन करनी है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो क्योंकि आपने गुड्स क्रेडिट में परचेज करे हैं तो आपको स्टॉक में तो ऐड करना पड़ेगा, मगर साथ के साथ क्रेडिटर में प्लस करना पड़ेगा, बिकॉज कैश से इसका कोई मतलब नहीं है। लायबिलिटी बढ़ गई, एक तरफ से एसेट बढ़ गई। तो स्टॉक तो हो गया बढ़कर 70,000, कैश रहा 70,000, टोटल हो गया 140, लायबिलिटी हो गया 40,000 क्रेडिटर के और 1 लाख कैपिटल के, तो 140 दोनों तरफ आ गया। अब आप कोई एक्सपेंस पे करोगे, फॉर एग्जांपल पेमेंट्स ऑफ सैलरीज, तो जैसे आप सैलरी पे करोगे तो एक तरफ से तो आपका कैश कम हो जाएगा, और सैलरी को एक्सपेंस मानते हैं और एक्सपेंस कैपिटल को कम करता है, तो आप साथ साथ कैपिटल में से माइनस कर देंगे। तो कैश रह जाएगा 50,000, स्टॉक रहेगा 70,000, क्रेडिटर रहेंगे 40,000 और कैपिटल रह जाएगी 80,000। लास्ट में रिसीव इंटरेस्ट या रिसीव कमीशन कहिए तो ज़्यादा अच्छा है। 10,000 रुपये मिला तो ये इनकम मिल रही है। इनकम क्योंकि कैश में मिल रही है तो एक तो कैश में प्लस करेंगे, और इनकम मिलने से कैपिटल बढ़ती है इसलिए कैपिटल में प्लस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो फाइनल इक्वेशन अब आपके आ गई पांचों ट्रांजेक्शन के बाद। कैश 60,000, स्टॉक 70,000, क्रेडिटर 40,000, कैपिटल 90,000। आप चेक कर सकते हैं ये पूरा मैच कर रहा है। ठीक है ना, टोटल दोनों साइड का 1,30,000 1,30,000 आ गया। क्लियर बच्चों, ठीक ना। आइए बच्चों देखिए, जब इन ट्रांजेक्शन्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं आपकी जरा दूसरे तरीके से। पहले मैंने आपको एरो मार्क करके बताए थे, आप विदाउट एरो मार्किंग के देख समझ लीजिए। जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश में प्लस, कैपिटल में माइनस। ठीक है बच्चों, परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में माइनस, स्टॉक में प्लस। दोनों एसेट हैं, एक कम एक बढ़ गई, दोनों अपोजिट साइड की चीज़ें हैं, दोनों बढ़ गए इसलिए दोनों प्लस। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, एसेट भी बढ़ गया लायबिलिटी बढ़ गया, दोनों में प्लस। पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, एक्सपेंस का कॉलम तो बनेगा नहीं, कैपिटल में से माइनस, कैश में से माइनस। रिसीविंग इनकम, इनकम का कॉलम बनेगा नहीं, कैपिटल में प्लस, और क्योंकि कैश मिल गया इसलिए कैश में प्लस। ठीक है बच्चों, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं तो एक तो कैश में माइनस, और प्रीपेड एक्सपेंस का एसेट साइड में कॉलम बनेगा वहाँ प्लस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो इनकर्ड हो गए बट पे नहीं करे गए, तो इसलिए कैश में से तो कोई लेना देना है नहीं इसका, मगर इनकर्ड हो चुके हैं तो कैपिटल से माइनस करेंगे, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का लायबिलिटी में कॉलम बनाएंगे वहाँ प्लस करेंगे। अक्रूड इनकम क्योंकि अर्न हो चुकी होती है इसलिए कैपिटल में प्लस करेंगे। आप कैश मिला नहीं तो कैश में प्लस नहीं कर सकते, मगर अक्रूड इनकम अपने आप में एक एसेट है तो उसको एसेट के नाम से प्लस कर देंगे उसका कॉलम बना के। इनकम रिसीव एडवांस, क्योंकि इनकम भी अर्न नहीं हुई इसलिए इसका कैपिटल से कोई मतलब नहीं है, मगर पैसा तो मिल गया इसलिए एसेट में कैश में प्लस करना पड़ेगा। और इनकम रिसीव एडवांस अपना में एक लायबिलिटी है तो वहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है। इनकम रिसीव एडवांस इज ए लायबिलिटी बर्डन फॉर द बिजनेस, जब तक आप वो काम करके ना देते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इन दोनों का ट्रीटमेंट बहुत ही आसान सा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में माइनस, कैपिटल में प्लस। कैपिटल माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि वो एक्सपेंस है। कैपिटल में प्लस क्यों करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट लगने से कैपिटल बढ़ जाती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस क्यों करते हैं, क्योंकि वो इनकम है और हर इनकम कैपिटल में प्लस होती है, और ड्राइंग कैपिटल को कम करता है तो उसका इंटरेस्ट भी कैपिटल को कम करेगा। दैट्स वाई ये ट्रीटमेंट किए जाते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में माइनस प्लस पहले, प्लस बाद में, माइनस पहले प्लस बाद में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में प्लस पहले माइनस बाद में। ठीक है बच्चों, बिल एक्सेप्टेड फ्रॉम क्रेडिटर्स, अगर आप क्रेडिटर से कोई बिल एक्सेप्ट करते हैं तो मैंने बताया था बस एक लायबिलिटी दूसरी लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, तो क्रेडिटर में माइनस, बिल पे में प्लस। ठीक है बच्चों, बिल रेज्ड ऑन डेटर्स, जब आप डेटर में बिल रेज करोगे तो डेटर कम हो जाएंगे, बीआर बढ़ जाएगा, तो एक एसेट कम हो गई दूसरी एसेट बढ़ गई। बस इसमें क्या होता है, एक लायबिलिटी दूसरी लायबिलिटी में कन्वर्ट हो रही है, एक एसेट दूसरी एसेट में कन्वर्ट हो रही है।
गुड्स अगर इंश्योर्ड नहीं होते और उसका फायर से या लॉस मतलब फायर के या थेफ्ट के वजह से उनका नुकसान हो जाता है तो पूरा कॉस्ट प्राइस कैपिटल और स्टॉक दोनों में से माइनस करते हैं। लेकिन अगर वो इंश्योर्ड हैं तो जितना इंश्योर्ड है इंश्योरेंस कंपनी के नाम से डेबिट एसेट साइड में कॉलम बनाएंगे, जितना क्लेम मिल जाएगा मतलब जितना क्लेम एक्सेप्ट किया उन्होंने जितना क्लेम वो देंगे, कॉस्ट प्राइस पूरी माइनस हो जाएगी स्टॉक में से, जितना आपका सच में क्लेम कवर नहीं हो पाएगा वो कैपिटल माइनस हो जाएगा एज अ लॉस। क्लियर बच्चों? स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, अच्छा पॉइंट है ये पूरा पेज का। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, जब आप एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो एक तो एसेट की वैल्यू कम हो जाती है और डेप्रिसिएशन को खर्चा मानते हैं इसलिए कैपिटल की वैल्यू भी कम हो जाती है। अगर कोई डेटर इंसॉल्वेंट हो जाता है और कोई पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है तो डेटर और कैपिटल दोनों में से माइनस करेंगे। ठीक है, जितना डेटर से पैसा मिलना था, डेटर से तो इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि डेटर कम हो गए और कैपिटल से इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि वो नुकसान है और नुकसान कैपिटल को कम करता है। ठीक है बच्चों, अगर डेटर इंसॉल्वेंट हो गया और कुछ पैसा मिलने की उम्मीद है तो कैश में प्लस जितना पैसा मिल गया हमें, जितना डूब गया वो कैपिटल में और डेटर में से टोटल माइनस करना ही करना है। ठीक है बच्चों, बैंक से अगर आप कोई लोन लेते हो तो आपका एसेट भी बढ़ रही है और लायबिलिटी बढ़ रही है। एसेट बैंक में चला जाएगा वो पैसा जो लोन के तौर पे लिया है, और वो लोन बैंक लोन एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ गई तो उसमें प्लस हो जाएगा। एसेट लायबिलिटी दोनों बढ़ रहे हैं, अपोजिट साइड की दोनों चीज़ें बढ़ती हैं तो दोनों में प्लस किया जाता है। अब अगला पॉइंट बहुत अच्छा है, जब आप लोन का इंस्टॉलमेंट पे करते हो तो उसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है। तो बैंक में से तो टोटल अमाउंट पेड माइनस किया जाएगा, लेकिन बैंक लोन में से प्रिंसिपल का अमाउंट और जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो कैपिटल में से माइनस करेंगे। फॉर एग्जांपल आप 15,000 की इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो जिसमें 1,000 रुपये का इंटरेस्ट है और 14,000 रुपये आपका प्रिंसिपल का है, तो 15,000 में से पूरे 15,000 बैंक में से माइनस हो जाएंगे। बैंक लोन में से सिर्फ 14,000 माइनस होगा जो प्रिंसिपल का अमाउंट है, और कैपिटल में से वो अमाउंट माइनस होगा जो इंटरेस्ट का अमाउंट है। क्लियर बच्चों? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब आप कैश को बैंक में जमा कराते हैं तो आपका एक एसेट बढ़ जाती है दूसरी कम हो जाती है, तो कैश में माइनस बैंक में प्लस। क्लियर बच्चों? ऐसे ही कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ या ऑफिस यूज़, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर कुछ नहीं लिखा सिर्फ ये लिखा है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक तो उसे फॉर ऑफिस यूज़ माना जाता है, कैश में प्लस कर दीजिए क्योंकि बिजनेस के पास कैश आ गया और बैंक बैलेंस कम हो गया। लेकिन यही कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ है तो बैंक में से तो माइनस करेंगे, लेकिन वो पैसा बिजनेस के पास नहीं आया, बिजनेसमैन के पास चला गया और उससे उसकी कैपिटल कम हो गई। ठीक है बच्चों? गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ तो मैंने आपको बता ही दिया था पहले भी। तो जो कॉस्ट प्राइस है वो स्टॉक में से, क्योंकि हमारी स्टॉक का नाम की एसेट कम हो गई, और पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालने से कैपिटल कम हो जाती है इसलिए कैपिटल भी कम हो गई, इसलिए उसमें से माइनस करेंगे, याद रखना। लेकिन ये काम कॉस्ट प्राइस पे किया जाएगा ना कि सेलिंग प्राइस पे। और आइए बच्चों अपनी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में और ढंग से समझ लेते हैं। जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन होती है या जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो होती है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ऐसा क्यों होता है उसके पीछे का लॉजिक समझ लीजिए। देखिए क्या होता है कि जो बिजनेस में जितनी भी एसेट्स होती हैं या तो वो आपके अपने पैसे से आई होती हैं या फिर बाहर वालों के पैसों से आई होती हैं। एसेट्स को रिसोर्सेज कहते हैं और लायबिलिटीज़ और कैपिटल को सोर्सेज कहते हैं। तो रिसोर्सेज हमेशा सोर्सेज के इक्वल रहेंगे। अब वो सोर्सेज इंटरनल है तो कैपिटल कहलाएगा, एक्सटर्नल है तो लायबिलिटी कहलाएगा, और रिसोर्सेज खुद क्या कहलाते हैं? एसेट्स कहलाते हैं। ठीक है बच्चों? क्योंकि आप कोई भी एसेट जो एक्वायर करेंगे या तो अपने पैसे से एक्वायर करेंगे या बाहर वालों के पैसे से एक्वायर करेंगे, या जो अपना पैसा पहले दिया हुआ है उसी पैसे को यूज़ करके दूसरी एसेट ले आएंगे, लेकिन अल्टीमेटली सोर्स उसका इंटरनली एक्सटर्नली रहा करता है। जैसे आप लोन भी लेते हो तो लोन का पैसा आगे अपने पास रखने के लिए तो लेते नहीं हो, वो किसी एसेट को खरीदने के लिए ही लोगे, है ना, या कोई लायबिलिटी लौटाने के लिए लोगे। चलो ठीक है, तो जो भी हम लोन लेते हैं तो उसके पैसे से अगर वो एसेट खरीद रहे हैं तो अल्टीमेटली आप ये मत मानिए कि वो कैश से एसेट खरीदी गई है, अल्टीमेटली ये मानिए कि वो जो एसेट है वो अल्टीमेटली लोन के अमाउंट से आई है। ठीक है, इसलिए अल्टीमेट सोर्स या तो इंटरनल निकल कर आता है या एक्सटर्नल निकल कर आता है, इसलिए हमारी ये इक्वेशन कभी भी डिसबैलेंस नहीं हो सकती। कौन सी इक्वेशन बोला? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इक्वेशन का मतलब ये होता है कि ऐसा एक्सप्रेशन जो इक्वालिटी शो करता है बिटवीन द थिंग्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द थिंग्स ऑन द राइट हैंड साइड। थिंग्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एसेट ली जाती हैं एंड थिंग्स ऑन द राइट हैंड साइड लायबिलिटीज़ और कैपिटल ली जाती है। लायबिलिटी इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है। इंटरनल लायबिलिटी को कैपिटल कहते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी को आप सिंपली लायबिलिटी कहते हैं। और याद रखिएगा यहाँ पर आपको एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल के ही कॉलम्स मेंटेन करने होते हैं। किसी भी इनकम का, किसी भी एक्सपेंस का, किसी भी गेन का, किसी भी लॉस का, किसी भी रेवेन्यू का कॉलम अलग से नहीं बनाया जाता है।
इन सब चीज़ों को कैपिटल में प्लस या माइनस कर दिया जाता है। गेन होगा तो कैपिटल में प्लस कर देंगे, लॉस होगा तो कैपिटल में माइनस कर देंगे, इनकम होगी तो कैपिटल में प्लस कर देंगे, रेवेन्यू होगा तो कैपिटल में प्लस कर देंगे, और अगर एक्सपेंस होगा तो भी कैपिटल में से माइनस कर दिया जाएगा। उनके सेपरेट कॉलम नहीं बनाए जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा बच्चों, ये बहुत काम की बात है, वरना बच्चे ध्यान नहीं रख पाते इन बातों का, भूल जाया करते हैं। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गई मेरी ये वाली बात आपको? ठीक है बच्चों, चलिए अभी इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। मैंने उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी हद तक आपको जो है सारे मेजॉरिटी ऑफ पॉइंट्स कवर करा दिए हैं। जो भी रह जाएंगे वो क्वेश्चन करते करते हम लोगों के क्लियर हो जाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।